आदाब, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम यूथ की बात, यूथ के साथ के आज के ताज़ा शुमारे में हम बात करेंगे यूथ के साथ, यूथ के मसाइल को उजागर करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे नेशनल लेवल की या अगर हम बात करेंगे स्टेट लेवल की, जो आज हमने तब्दीली देखी, जो आज हमने इनकलाब देखा, जो आज हमने बदलाव देखा, और इस बदलाव के कारण कहा जा रहा है कि इसमें यूथ का खास रोल रहा है, यानी यूथ ने जो वोट किया है इसी ने ये तब्दीली लाई है और मुल्क की सतह पर। और हम बात अगर करेंगे स्टेट लेवल पे, एक नई क़यादत को सामने लाया है और इस क़यादत पे आप क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से नई क़यादत को इन जिम्मेदारियों को निभाना है, ये आप देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई सारी उम्मीदें जो युवाओं ने, जो कि नौजवानों ने बांधी है नई क़यादत से, अब देखने वाली बात होगी कि क़यादत, क्या वो नई क़यादत उन उम्मीदों पर खरा उतर सकती है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम यूथ के साथ बात करेंगे, एक छोटा सा पैकेज आपकी नज़र करेंगे और उस पैकेज के बाद यूथ के साथ बात जारी रखेंगे। दुनिया की कौमों में वक्त वक्त पर इनकलाब और तब्दीलियां आती रही हैं और दुनिया की कौमों के तकदीर भी लोगों ने बदलते देखे हैं। लेकिन ये बात भी तलख हकीकत है कि जब भी किसी कौम या मिलत में इनकलाब आया, तब उस इनकलाब में नौजवानों का ही अहम रोल रहा है। और ऐसी ही तब्दीली और बदलाव में हर बार नौजवान ने जो कोशिश की है, इन्हीं की कोशिशों और फिक्र की बदौलत इनकलाब रोनमा हुए। और ऐसी ही तब्दीली की तर्ज पर भारत के चुनाव भी एक ऐसे मैदान के तौर साबित हुए जहां खासकर नौजवानों ने अपने वोट का इस्तेमाल करके पूरे मुल्क में एक बड़ी तब्दीली लाई है। भारत में 16 मई की तारीख को जिस इनकलाब का ऐलान किया गया, उसे भारत की साबिका वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी के उस दौर की याद ताज़ा हो रही है जब उन्हें मुल्क के अवाम और खुसूसन नौजवानों ने पूरे मुल्क की बागडोर संभालने का हक दिया था। इसी तरह साल 2014 में मुल्क की सतह पर आए बदलाव के नतीजे में जहां कद्दावर तस्वर किए जाने वाले लीडरान को भी कौम के नौजवानों ने रद्द किया, वहीं कौम के नौजवान ने जिन रहनुमाओं को मुल्क चलाने और मुल्क के नौजवानों के उम्मीदों पर खरा उतरने का मौका फराहम किया, वो नौजवानों के साथ किए गए वादों को पूरा करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि जिन कौमों में नौजवानों की बदौलत इनकलाब आया और उन कौमों को डायरेक्शन और कौम को मजबूती से चलाने के लिए जिस जज्बे की जरूरत है, उसे महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे मजबूत और दूरअंदेश नेताओं ने पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम किया हुआ है। मुल्क में तब्दीली के तौर इख्तिदार में आई जमात पर जहां पूरे मुल्क के नौजवानों की नजरें मरकूज हैं, वहीं जम्मू कश्मीर जैसी हसास रियासत में निचली सतह पर ही सही लेकिन नई तब्दीली के लिए नौजवान ने जिस उम्मीद के साथ बदलाव लाया, क्या उस बदलाव के एवज नौजवानों के जज्बात और एहसासात की कदर की जाएगी, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त ही होगा। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि जिस किसी कौम में या जिस किसी मिल्लत में भी जब कभी इनकलाब आया, जब कभी तब्दीली आई या जब कोई बदलाव आया, तो उस बदलाव में युवाओं का रोल रहा है, इसमें यूथ का रोल रहा है, नौजवानों का रोल रहा है। और इस नौजवानों के रोल को उजागर करते हुए आज हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें हम बात करेंगे यूथ के साथ। और हमने जब देखा कि मुल्की लेवल पर जब इस बार भी तब्दीली देखने को मिली और स्टेट लेवल पर भी एक क़यादत के हवाले से जो हमें तब्दीली देखने को मिली, इसी हवाले से आज हम यूथ के साथ बात करेंगे। हमारे साथ काफ़ी यूथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करेंगे कि क्या वजूहात रही हैं कि इस बार यूथ खुलकर सामने आया और यूथ ने एक बदलाव लाया, क्या वजूहात है इसके। देखिए, पिछली बहुत सालों से हमने देखा कि एक ख़ानदानी राज हमेशा हुकूमत कर रहा था। पिछले अगर हम पूरे मुल्क में देखेंगे तो 65 साल से एक ही हुकूमत राज करी है, और अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो यहाँ 40 साल से। तो आज जो वोट दिया हमने, वो इसी चेंज के लिए दिया, बदलाव के लिए हमने वोट दिया आज। तो यूथ ने कहा कि बदलाव चाहते हैं, लेकिन आप देखने वाली बात है कि बदलाव किस सूरत में है। ये डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे है, ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पे है, या कि ये जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे कबल ये जानने की कोशिश करेंगे यूथ के साथ कि क्या प्रायोरिटीज़ है इस बदलाव के, यूथ के जहन में, यूथ के दिमाग में, किस चीज़ को लेकर यूथ ने इस बार जो तब्दीली लाई हैं, क्या प्रायोरिटीज़ रही हैं, क्या तरजीहात रही हैं। अगर देखेंगे हम इस कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम अपनी सरकार को चेंज कर रहे थे, इसीलिए हमने वोट डाला PDP को। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं बदलाव के, क्योंकि कई कबार देखा जाता है कि ये रिश्तेदार है, कई बार ये भी देखा जाता है कि ये इंटरेक्टिव फेस है, उस चीज़ को लेकर भी लोग वोट डालते हैं। तो आपकी नज़र में क्या है, आप भी एक युवा हैं, आपकी नज़र में क्या है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो वोट इस बार पड़ा है, ये फेस को पड़ा है या कि किसी दूसरी चेंज के लिए पड़ा है। बहरहाल ये जो वोट आज तब्दीली आई है, कौम ने तब्दीली दिखाई है, चाहे किसी भी पार्टी को उन्होंने वोट दिया है, PDP इसमें फ्रंट लेवल पर है। लेकिन जवानों ने इसलिए वोट डाला शायद होगा कि इसलिए वोट उन्होंने डाला होगा PDP को, इस वजह से कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ 60 साल से राज कर रहे खानदानी राज,
कि जवानों ने ही इनकलाब बर्पा किया है। जो जवान क़यादत है यहाँ, अभी भी जवान नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको मसले कश्मीर का पूरा मुसन्निफ आगे है, उनको दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी की बहकावे में आएंगे। हम चाहते हैं कि जो हुकूमत बदली है मरकज़ में या रियासत में, हम चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि वो मसले कश्मीर का जो मुस्तफ़ाना हल होगा वो यहाँ की हुर्रियत क़यादत को भी आगे लाए, जो सियासी क़यादत हैं, छोटे बड़े लीडरान हैं, उनको आगे लाए, उनके साथ अप्रोच करे, मसले कश्मीर हल होना चाहिए पहले प्रायोरिटी पे। नाज़रीन अकराम, अगर हम बात करेंगे युवाओं की तो ये तब्दीली न सिर्फ स्टेट लेवल पे आई है, क्योंकि मसले कश्मीर यहाँ पे है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन जो बाकी रियासतें हैं हिंदुस्तान की वहाँ पे भी ये तब्दीली देखने को मिली और उस तब्दीली में भी युवाओं का खास रोल रहा है। जब बुनियाद की बात करते हैं तो वो बात भी थोड़ी सी अलग होती है। एक और साथी के साथ बात करना चाहेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि जो बाइकआउट वोट का करना है एक सही ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंटल चीज़ें होती हैं, कई इंटरनल चीज़ें होती हैं, जो इंटरनल सिस्टम होता है उसको भी दुरुस्त करना होता है ताकि कोई जो सिस्टम है वो नज़्म ज़ब्त का शिकार न हो जाए। आज तक हमारी बदकिस्मती रही है कि जो हमारे यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर जो हिंदुस्तान के ऐवान में गए हैं, आज तक उन्होंने हमारे लिए कोई भी बात भी नहीं की है। अगर हम बात करेंगे 2009, 2010 में, 2011 में जितनी भी किलिंग्स हुई है आज तक यहाँ पर हुई है, लेकिन उन्होंने आज तक एक बात भी नहीं उठाई है वहाँ पर। तो ये बदकिस्मती रही है हमारे ऊपर। और अगर हम बात करेंगे चाहे यहाँ पे हमारे सेपरेटिस्ट है और या हमारे मेन स्ट्रीम्स है, तो उन्होंने आज तक पिछले 65 साल से उन्होंने हिंदुस्तान को इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया है कि वो इस मसले को मसले कश्मीर समझे। और आगे तक जितना देखेंगे हम कितना टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक हमारे बहुत सारे यहाँ इश्यूज़ भी है जिनको हम बड़े बड़े ऐवान में उठा सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि हमने वोट किया इसलिए कि जो हमने यहाँ पे नुमाइंदे भेजे हैं, पार्लियामेंट में यहाँ पर बंदे भेजे हैं, तो वो हमारे बाद वहाँ ऐवानों तक उठाए, इसलिए हमने वोट किया। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जिनका जिक्र करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस क़यादत को हमने भेजा है, जिन रहनुमाओं को हमने भेजा है, इससे पहले भी उन्हीं पार्टियों के रहनुमा हमने भेजे हैं, लेकिन अभी तक उसका आउटकम ज़्यादा नहीं निकला है। लेकिन एक बार फिर वो उन्हीं दावों के साथ, उन्हीं वादों के साथ फिर ऐवान में चले गए हैं। तो क्या वजह है कि इस बार जो कौम है या कौम के जितने भी नौजवान हैं उन्होंने नए ऑप्शन को नहीं ढूंढा, क्यों पुराने ऑप्शन को ही ढूंढा गया? देखिए, अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं कि हमारे पास जितने आज तक ऑप्शन है हम उसमें हम काम कर रहे थे, लेकिन आज तक एक ही पार्टी, आप देख लीजिए पिछले, अगर हम JNK की बात करेंगे, पिछले 60 साल से एक ही पार्टी हमें यहाँ पर आ रही थी। 3 पीढ़ियाँ हमने उनको बड़े बड़े ओहदों पे हमने उनको बिठा दिया है। लेकिन आज पहली बार अगर हम देखें, अगर हम श्रीनगर पार्लियामेंट सीट की बात करेंगे तो पहली बार NC को इसमें हार होनी पड़ी, इट इज़ हिस्ट्री। तो आज तक हमेशा हमने एक ही पार्टी को आगे भेजा और उन्होंने वो बात हम तक नहीं पहुँचाई। तो आज हमने एक नई पार्टी को, एक नए उम्मीदवार को हमने पार्लियामेंट में भेजा है और देखेंगे अगर वो आज फिर भी हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो फिर से चेंज आएंगे, लोग फिर से उनके खिलाफ वोट दे देंगे। तो क्या चीज़ें रहनी चाहिए वोट करने से पहले एक नौजवान के जहन में, कौम के जो भाषणगान हैं उनके जहन में वोट कास्ट करने से पहले किन चीज़ों को लेकर उन्हें वोट डालना चाहिए? देखिए, हमारा यहाँ पे मसले कश्मीर है, मसले कश्मीर को किसी न किसी टेबल पे हमें पहुँचाना है। और हमारे पास 2 बड़ी ताकतें यहाँ पर है, न्यूक्लियर पावर 2 यहाँ पर हमारे पास है, इंडिया पाकिस्तान को। तो जंग यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इंडिया यहाँ जंग कर रहा है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, तो हमारा पास दूसरा ऑप्शन बच जाता है, वो बातचीत का बच जाता है। तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जो हमारे सेपरेटिस्ट लोग हैं, चाहे हमारे मेन स्ट्रीम के लोग हैं, तो किसी न किसी को फ्रंट लेना पड़ेगा। हम कब तक स्टेटस को के पास से अपना सकते हैं? तो यूथ का जो अभी आज, अब देखिए, हम क्यों किसी चीज़ में आगे नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास जो मेंटल है पूरी तरह से इस बात पे रुका हुआ है कि पहले यहाँ पर कश्मीर इशू है, ना हम डेवलपमेंट की ओर पे जा रहे हैं, ना हम यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास है, ना हम एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो इशू है जहाँ पर हम अटक जाते हैं वो सबसे यही है कि यहाँ मसले कश्मीर है। और हम पिछले 65 साल से इतनी कुर्बानियाँ हमने दे दी, हमने इतने हमारे आशियाने वीरान में तब्दील हो गए। यहाँ पर हम तो हर रोज़ यहाँ पर स्ट्राइक्स पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें इसको तो स्टॉप करना है। हमें किसी न किसी फोरम पे तो हमें आगे आना पड़ेगा, हमें कभी ना कभी तो हमें टेबल पे आना ही पड़ेगा। तो हम चाहते हैं जहाँ सेपरेटिस्ट अपनी कोशिश में लगे हुए हैं वहाँ मेन स्ट्रीम भी इस बात पे आगे आ जाए कि ये जो मसले कश्मीर हमारा ये किसी न किसी मोड पे आ जाए। तो आज भी हमने नुमाइंदे भेजे हैं, एक ये बहुत बड़ा फोरम है जो पार्लियामेंट फोरम है, बहुत बड़ा फोरम है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी यहाँ रही है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 99% पॉपुलेशन वो मसले कश्मीर को उनको पता ही भी नहीं है। तो उन तक ये बात, क्योंकि वहाँ उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में है, उन तक ये बात पहुँचाएंगे कि कश्मीर में भी लोग रह रहे हैं, उनको भी एज एन ह्यूमन ट्रीट किया जाए और जो हमारा मसला बेसिक मसला कश्मीर का है वो हल हो जाए। हम तो कोई भी फार्मूला के लिए जाने के लिए तैयार है ताकि किसी न किसी चीज़ से मसला कश्मीर को हम कहीं एड्रेस कर सकें। इंटरनल लेवल पे, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि इंटरनल लेवल पे ये चलाना होता है, कौम को चलाना होता है।
जो मसला कश्मीर है वो मैं तस्लीम करता हूँ अपनी जगह पर है, एक सबसे बड़ा और सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव इशू है, लेकिन जो इंटरनल लेवल पे जब हम देखते हैं जो इंटरनल सिस्टम है तो उसको चलाने का सिस्टम आपकी नज़र में क्या है? जब सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे तो हम सिस्टम को चलाएंगे क्या? देखो सिस्टम पिछले मतलब मैं आपको यहाँ पे चार्जशिप कॉन्स्टिट्यूंसी की एग्जांपल दूंगा। मिस्टर ए आर राथर वो इलेक्टेड हो रहा है पिछले 36 years फ्रॉम लास्ट 36 years हैज बीन इलेक्टेड एज एन MLA, बट आफ्टर वी कैन व्हेन वी सी इन द सिचुएशन द सेम थिंग्स आर वो भी पेंडिंग है वहाँ पे। वही बेसिक नीड्स पानी बिजली और सड़क वही अभी मतलब आप फिर से हम कौन सी उम्मीद रखेंगे? अभी 36 साल में जब जो लोकल लेवल पे जो MLAs MPs की अगर हम बात नहीं करेंगे, जो लोकल लेवल पे हमने सेगमेंट्स पे जो हमने असेंबली सेगमेंट्स पे जो हमने MLAs चुने हैं वो अगर बुनियादी सहूलियात को लेकर सामने हैं और बुनियादी सहूलियात को लेकर अगर लोगों ने उन्हें चुना है, फिर भी 30 साल के बाद 20 साल के बाद 15 साल के बाद या जो कम से कम टेन्योर एक MLA का होता है 6 साल का, उसमें भी वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरे नहीं कर पाए। तो आपकी नज़र में क्या है, ये जो इस बार चेंज आई है वो जो साबिका सरकारें हैं उसकी फेलियर को लेकर आई हैं या कि फिर किसी और चीज़ को देखकर? जी हाँ, साबिका सरकार जो थी बेसिकली उसी को देखकर हमने ये चेंज लाई है अपने गवर्नमेंट में। जो PDP को हमने इस बार चुना है। यहाँ पर जो पिछले 36 ईयर से AR राथर यहाँ से इलेक्ट हो रहा है एज MLA और यहाँ पर चाडरम में जायद मीर इलेक्ट हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो चीज़ जिसके काबिल होता है वो उस चीज़ को वो चीज़ नहीं मिलता है। यहाँ पर एक इलाका है कानरा, वहाँ पर उन्होंने तहसील दिया, हॉस्पिटल दिया, यहाँ पर चाडरम में हम रह कर भी वो फैसिलिटी नहीं है हमें। चारशरीफ में यहाँ पर डिग्री कॉलेज दिया गया, बल्कि वो यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ से ब्रनवार से जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़दीक यही इलाका हो जाता है। पहले अगर वो ब्रनवार के जो लोग हैं अगर यहाँ पर आएंगे तो फिर उसके बाद उनको चारशरीफ जाना है। मगर अगर आई थिंक एज ए यूथ आई थिंक that the main reason behind that only this is corruption सबसे जो बात आपने छेड़ी है और आपके कहने के मुताबिक डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इम्तियाज हुआ है, जो इलाका डिजर्व करता था किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन वहाँ पे वो नहीं मिला है, बल्कि किसी वोट बैंक के खातिर दूसरी जगह पे दिया गया है। लेकिन इस बार हमने चेंज देखी है, आपकी नज़र में क्या है? ये जो पुरानी सियासत थी, जो रिवायती सियासत थी, उससे हटकर जो इस बार नए लोग आए हैं, उसके क्या रीज़न है, क्या वजूहत? मसला ये है कि इस पूरी कैंपेन में मैं भी घुमा हूँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमा हूँ, हम भी एक कैंपेन के साथ चल रहे थे। तो मैंने देखा कि लोगों को इतनी मसाइल है कि मतलब जो भी मेरे साथ श्रीनगर का एक लड़का था, वो डॉक्टर थे पेशे से, तो उन्होंने बताया कि अगर मैं इन गाँव में 4 दिन 5 दिन रहूँ तो मैं मर जाऊँगा। मैंने बोला ऐसा क्या है? उसने बोला इनके पास एक भी फैसिलिटी नहीं है, आज के 21वीं सेंचुरी में उनको वो पानी पीना पड़ता है, गंदा पानी पीना पड़ता है, और बिजली नहीं है, तार नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें इतना यहाँ पे शर्मसार होना पड़ता है कि हम एज ए मुस्लिम स्टेट 95% यहाँ पे मुस्लिम है, तो उसके बाद भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा करप्शन है कि क्या बताएंगे हम। यहाँ पे राशन कार्ड बनाने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है, जो मतलब विडोज पेंशन है बाकी स्टेट में 1500 है, हमारे यहाँ पे खाली 200 है, तो वो 200 रखने के लिए उनको पहले 500 देने पड़ते हैं। तो बहुत ही खराब सिस्टम है। तो लोगों ने इन 28% लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि वो मानते हैं कि मसला कश्मीर तो हल होना ये इंटरनेशनल इशू है, लेकिन जो बेसिक सोर्सेज है वो भी लोगों को मिलने चाहिए। लोग खाने के लिए तरसते ले, उनके पास चावल नहीं है, उनके पास बिजली नहीं, उनके पास सड़क नहीं है। तो हमारे जो भी यहाँ पे जितने भी MLAs है वो एकदम फेल हो चुके हैं। तो मेरी यही गुजारिश है आपकी वसादत से कि लोगों को अब होशियार होना चाहिए। उनको अगर वो वोट देंगे तो खाली वो इसलिए देंगे कि वो यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है, हमारे बुनियादी मसला तो मसले कश्मीर है, लेकिन उसके बाद जो हमारे मसाइल है, सड़कें, पानी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हमारे यूथ यहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करने के बाद मजदूरी करते हैं। ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ पे PhD जो किए हुए हैं वो भी अब मजदूरी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो भी हमने चुने हैं, हमें तो पता है मसले कश्मीर के बारे में वो बात नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम अगर इन सोर्सेज पे हमारी जो यहाँ इंडस्ट्रीज कुछ है, हमारी बहुत ज़्यादा सोर्सेज है यहाँ पे। हमारा जो पानी सबसे बड़ा सोर्स है खुदा की तरफ से हमें मिला है कश्मीरियों को, तो उसका जो 100% में से तो उसमें तो 88% तो बाहर वाले लेते हैं, इंडिया लेता है, तो खाली 12% हमारे यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे बिजली भी नहीं होती है। तो इसके साथ साथ हमारे रोज़गार के जो वसाइल है वो भी बहुत कम छीने हुए हैं। तो उनको चाहिए कि इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे कि यहाँ के लोगों को इस करप्शन से छुटकारा मिले। हमारे अपने यहाँ पे करप्ट है, तो एक ऐसा निज़ाम बनना चाहिए। हमारे मोदी जो हमारे नए PM साहब आए हैं, तो उन्होंने कल ये बताया कि मेरे 2 ही इशू रहेंगे, एक माइनॉरिटी में हम मुस्लिम भी आते हैं, तो
दूसरा उसने बताया करप्शन। तो इन दो मसाइल पे अगर काबू पाएगा तो हमारी, अगर यहाँ कश्मीर में करप्शन पे काबू पड़ सकता है तो वो हमारी आधी आज़ादी है। युवाओं की जब हम बात करते हैं तो युवाओं की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, युवाओं की ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, चाहे वो बेरोज़गार की सूरत में हो या रोज़गार की सूरत में हो, कामकाज की सूरत में हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात अगर हम करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों में जब हम तब्दीली की बात करते हैं, क्योंकि एक पूरे मुल्क की सतह पे या जो अभी स्टेट लेवल पे जो हमने तब्दीली देखी है, तो इस तब्दीली में युवा खुद सामने क्यों नहीं आए, खुद वो क्यों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि युवाओं को सामने आना चाहिए था और युवाओं को जो है, नौजवान जो है, उन्हें कबूल करके उन्हें वोट देकर उन्हें कामयाब बनाना चाहिए था? जो हमने इस बार अब हमने जो नुमाइंदे यहाँ से चुनकर भेजे हैं, हमें उनसे यही उम्मीद है और हमने उनको इसीलिए वोट दिया है ताकि वो वहाँ पे कुछ चेंज लाए, कम से कम तो उस ऐवान में मसले कश्मीर की बात करे। अगर वहाँ पे तो मसले कश्मीर की बात हो सकती है तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई ऐवान है हिंदुस्तान में। तो अगर वहाँ पे मसले कश्मीर की बात उठ सकती है तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ किया है, कम से कम उन्होंने बात तो वहाँ पे की है। मेरे ख्याल से अगर वो तो मसले कश्मीर हल नहीं कर सकते हैं, कम से कम अगर वो मसले कश्मीर की बात वहाँ पर करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि जो यूथ है, क्या आपको नहीं लग रहा कि यूथ को खुद सामने आना चाहिए, खुद इस कौम की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए? क्योंकि जो युवाओं की उम्मीदें हैं, जो युवाओं की रिक्वायरमेंट्स है, मुझे नहीं लग रहा कि एक युवा से ज़्यादा कोई और समझ सकता है। हाँ बिल्कुल, युवाओं को कहने का मतलब है नौजवानों को आना चाहिए सामने, उनको देखना चाहिए कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। मेरे ख्याल से जब 1989 से यहाँ पे तहरीक शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हम ही रहे हैं, क्योंकि हम उस टाइम छोटे थे तकरीबन, तो जो उसके बाद पैदा हुए उनको आज वोट मतलब वो 18-19 साल के होंगे, तो वो ही देख रहे हैं डे टू डे प्रॉब्लम्स में, यहाँ स्ट्राइक हो रही है, मारदाड़ हो रही है, पकड़ तकड़ हो रही है। ऐसे तो वो इसलिए डर के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको लगता है कि हम यही शायद यही सिलसिला चलेगा। लेकिन मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ वो सामने आए ताकि ये जो हमने माहौल इन्होंने क्रिएट किया है उसको हम चेंज करें और नया माहौल बनाए उनके लिए, ताकि उनके लिए अच्छा सा कैरियर बने, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आए आगे। तो इसीलिए उनको सामने आना चाहिए। चूँकि नौजवानों का एक संजीदा मसला है और इन नौजवानों के मसाइल को समझने की ज़रूरत है और समझने के साथ साथ इनको हल करने की भी बहुत अशद ज़रूरत है। और इसको हल करने में ज़्यादा दिलचस्पी अगर नौजवान सामने आ जाए तो नौजवान कर सकता है। एक और नौजवान हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी नज़र में क्या है कि अगर नौजवान खुद सामने आ जाएं, क्या आपको लग रहा है कि एक नौजवान तमाम मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं और नौजवान के मसाइल जो उन्हें हल कर सकते हैं? बेशक, मगर अगर हम आज तक बात करेंगे यूथ पार्टिसिपेट्स की, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में यूथ के लिए कोई जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यूथ के लिए। यूथ भी चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में आए, वो इस क़यादत में हिस्सा ले, लेकिन आज तक जितनी भी हमारे पास यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बड़े महदूद है और उन्होंने यूथ के लिए कोई प्लेटफॉर्म कायम नहीं किया है। अगर हम आज की जो हमारे पास यहाँ सरकार है, कहते हैं कि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब बड़े जवान है, यूथ है, तो यूथ की पार्टिसिपेशन है, लेकिन अगर हम उसकी हम कैबिनेट देख रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं है। वही पुराने लोग, वही 70-70 ईयर्स 80 ईयर्स के लोग हैं और वही हुकूमत चला रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जैसे मुलाजिम होते हैं 58 में उनकी रिटायरमेंट होती है, तो पॉलिटिशियन में क्यों नहीं? अगर पॉलिटिशियन में रिटायरमेंट हो जाएगी, कोई 2 इलेक्शन लड़ जाएंगे तो उसके बाद उसको रिटायर होना चाहिए, तो यूथ ऑटोमेटिकली आगे आएंगे। मसले कश्मीर तो अपनी जगह, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पे देखते हैं, बुनियादी स्तर पे देखते हैं, तो कई लोगों के कई सारे मुश्किलात होते हैं। क्या उन मुश्किलात को जिन लोगों को हम चुनते हैं, क्या वो उन मुश्किलात का उनसे निजात दिलाने के लिए कोशिश करते हैं? एक और साथी है हमारे साथ, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं वो फिर निचली सतह के जो लोग होते हैं या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके पास पहुँचते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी नुमाइंदे को चुनते हैं तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन तक यहाँ आ जाते हैं हमारे इलाकों में। जब वो जब वो वोट ले जाते हैं फिर वो 6 साल गायब हो जाते हैं। 6 साल के बाद वो आते हैं हमारे यहाँ, फिर वो गली गली घूमते हैं, नगर नगर, कि फिर वो जो की तरह वो वोट मांगने लगते हैं फिर से। तो मुझे नहीं लगा कि वो हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं। तो नौजवानों के साथ जब बात हुई तो नौजवानों ने यही कहा कि जिस किसी नुमाइंदे को भी हम चुनेंगे या जिस किसी को भी हम रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे वो अपनी सियासत को या अपनी नुमाइंदगी को तिजारत ना बनाए बल्कि इसे इबादत समझे, और उसके साथ साथ वो लोगों की तरफ से जो दिया गया वोट है उसको कामयाबी ना समझे बल्कि चुनकर या इलेक्ट होकर इससे वो इम्तिहान का मैदान समझे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मीरीलाल हांजी को दीजिए अपने कैमरामैन सईद मंजूर के साथ ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।